नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको UPSSC PET 2022 जो कि कंडक्ट किया गया था अक्टूबर के महीने में, उसका एक पेपर है जो मैंने खुद भी दिया था। तो उसके रिगार्डिंग आपको आज मैं बताऊंगा, उसके आंसर्स को बताऊंगा। और इसमें जो बड़े बड़े आंसर हैं जैसे कि मैथमेटिक्स या फिर जिन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, वो आंसर मैं एक अगली वीडियो में बताऊँगा सॉल्व करके। फिलहाल ओनली उनके मैं आंसर्स बताऊँगा। तो दोस्तों आप लोग जो कि UPSSC PET 2022 में जिनके नंबर अच्छे नहीं आए थे या फिर जिन लोगों को आगे एग्ज़ाम देना है, वो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो वो मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको अब डेली इन क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, जो क्वेश्चन पेपर में जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक वाइज आपको अब मैं क्वेश्चंस बताया करूँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए जो पेपर आएगा आपका, वो 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 100 नंबर के, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसमें जब आपको पेपर मिल जाएगा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको OMR शीट दी जाएगी। तो आपको काला या नीला, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है काला या नीला, वॉल पॉइंट पेन लेके जाना है और OMR को बड़े सावधानी के साथ आपको फिल करना है। जितने भी बाहर चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आपकी डिटेल्स वगैरह देनी होती है, वो सब आप अपने हिसाब से पहले से ही भर के रखिए। और आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है 1/4, जैसे लिखा है ना, 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच सच आंसर्स। तो आप अगर गलत क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, यानी कि गलत आपका आंसर होता है, तो 1/4 लगेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चंस। इसमें क्या हुआ था कि 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, डेली 2 दिन। तो उसमें हो सकता है जैसे मेरा ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, तो किसी और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर लास्ट में होगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युग का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के हिसाब से समझते जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो दिल्ली किसने दिया था नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे, जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, तब उन्होंने नारा दिया था ये चलो दिल्ली। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति। एक बात और दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो भी आंसर टिक हैं उसमें से कुछ आंसर गलत भी हैं, तो इन्हें आप फॉलो मत कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ वो आंसर आप मानेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या हुआ था, आंसर कोई भी नहीं था। यानी कि जब मेन आंसर शीट आई थी रिवाइज होके, तो उसमें बोला गया था कि इसकी कोई भी आंसर सही नहीं है, जो भी है इसका पूरा नंबर दे दिया गया था। तो इसे फिलहाल स्किप कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश सरकार जो थी, भारत सरकार, वो कौन सा अधिनियम लेके आए थे कि जिसके तहत बंबई जो प्रांत था, उस टाइम पे बंबई और गुजरात ये मिला के बंबई हुआ करता था, तब उसके साथ सिंध भी हुआ करता था, जो आजकल पाकिस्तान में है सिंध। तो बंबई से सिंध को अलग किया गया था, तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि A नंबर। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से कितने आगे है? इंडिया का जो मानक समय यानी कि IST बोलते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि लंदन में ग्रीनविच एक लैब है, वहाँ से हम मानक समय मानते हैं पूरी दुनिया का, तो उसे हम 0 मानते हैं। वहाँ से जो पूर्व की तरफ बढ़ते हैं यानी कि इंडिया की तरफ, तो प्लस 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 जोन वाइज होते रहते हैं। तो हम आते हैं 5.5 घंटे प्लस में, ठीक है। 5 सही 1/2 GMT से प्लस है, यानी कि आगे हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? यानी कि जो जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा नहीं है? पानी की उपलब्धता, शहरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है, पानी की उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? भारत और नेपाल के बीच, नेपाल और तिब्बत के बीच, भारत और भूटान के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर C सही है इसका, नेपाल और तिब्बत के बीच है माउंट एवरेस्ट। याद रखिए, आगे से कुछ लोग सोचते हैं कि ये माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, तो ऐसा नहीं है, नेपाल और तिब्बत के बीच में, ठीक है। निम्न में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है इंडिया में, उसका मुख्य रीजन क्या है? गर्म और शुष्क मौसम, भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, निम्न वेग हवाएं, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, यानी कि हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी।
कि जो ह्यूमिडिटी होती है उसके साथ में जब टेम्परेचर हाई होता है ना, तो वो रीजन है अक्टूबर में गर्मी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां कौन से क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यानी कि कोई अगर देश विकासशील है और उसकी अर्थव्यवस्था विकासशील है, तो उसके यानी कि उस देश की जो अधिकांश गतिविधियां होती हैं खास करके अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग, वो कौन से क्षेत्र से होती हैं। तो हमारे 2 क्षेत्र होते हैं खास करके, 3 होते हैं वैसे तो, बट प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में क्या होता है, मैक्सिमम रॉ मटेरियल का काम होता है। जैसे कि अगर हम सोच सकते हैं इंडिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रॉ में होती हैं बट हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो विदेशों में भेजते हैं, तो हमारा देश भी विकासशील देश है। उसी तरीके से रॉ मटेरियल यानी कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है अधिकांश गतिविधियां वहाँ पर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। हरित क्रांति यानी कि जब हमारे देश में हमारे कुछ महान लोगों ने सोचा था एक टाइम पर कि देश में पैदावार ज़्यादा की जाए कैसे भी करके, तो हरित क्रांति कैसे लाए थे। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी में उन्होंने डेवलपमेंट किया था, सिंचाई में उन्होंने बदलाव किए थे, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज में बदलाव किए थे, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सभी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया था, तब हमारे देश में अनाज ज़्यादा उगना शुरू हुआ था, हरित क्रांति आई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी सुना हुआ क्वेश्चन है। कोसी नदी, जो कि हर साल बाढ़ आती है, इसमें कोसी नदी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी। भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती हैं तो जो उसकी फाइनल अप्रूवल होता है वो कहाँ से मिलता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय से, भारत के उपराष्ट्रपति से, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद से, या वित्त सचिव से। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है 12, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राज्यों के मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। जहां बात आ गई है संघ, संघ मीन्स होता है यूनियन यानी कि सेंटर, तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सेंटर के होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री ये राज्य लेवल के हैं, तो ये संघ कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, यानी कि कमर्शियल बैंक, जैसे हमारे SBI, PNB ये होते हैं। तो सिडबी क्या है, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं होता है। ये क्या है, जो छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उनको लोन वगैरह देना या उनको हैंडल करना, ये सब काम होते हैं। लोन ना दे के मतलब इनको मैनेज करना होता है काम सिडबी का। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, यहाँ कुछ थोड़ा सा कट गया होगा साइड में, तो वो आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से मैं बोलता रहूँगा साथ में, अभी आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। विभागीय उपक्रम, एकल स्वामित्व, वैधानिक निगम, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा डी, वैधानिक निगम यानी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। यानी कि हमारे जो यूनियन टेरिटोरी होते हैं वहाँ पर कौन है जो कि हाई कोर्ट एक उच्च न्यायालय है उसको बना सकता है, एस्टैब्लिश कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, या इनमें से कोई नहीं। तो वो है संसद। संसद के पास ये अधिकार होता है, वो किसी भी यूनियन टेरिटोरी में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है संविधान जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना और गठन के बारे में। तो आर्टिकल बताइए आप, 124, 120, 122 और 118। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 124। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद सदस्य, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वही मौलिक अधिकारों को लागू कर सकते हैं, उनके पास ही पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये कौन से मंत्रालय के अंडर आता है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, गृह मंत्रालय। आगे से याद रखिए आप, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है।
कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया जो होता है, खास करके जब सर्दी लग जाती है बच्चों को स्पेशली, तो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? हार्ट, किडनी, लीवर या लंग, यानी कि फेफड़े। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर सी, निम्न में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? फ्लेक्स, जूट, नायलॉन और कॉटन। इनमें से कौन सा है जो वनस्पति रेशा नहीं है? ठीक है, यानी कि प्लांट फाइबर, तो वो फ्लेक्स है, बाकी ये सब प्लांट फाइबर है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ की ए। फ्लेक्स नहीं होगा इसका आंसर, ये यहाँ पे गलत आंसर दिया है। नायलॉन है जो कि वनस्पति रेशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है अभी, तारों का रंग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? वायु प्रदूषण पर, दबाव पर, पृथ्वी से दूरी पर, उसके तापमान पर। आपने देखा होगा कुछ तारे बहुत जोर से चमकते हैं, कुछ एकदम रेडिश होते हैं, कुछ लाइट कलर होते हैं, तो वो उनके टेम्परेचर की वजह से उनका ऐसा कलर दिखता है, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पाइप्ड प्राकृतिक गैस या ग्रीन हाउस गैस। तो सबको मालूम है ये तो, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये क्या होता है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत गर्मी पैदा कर देती हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, ये मैं आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आपको आंसर बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस टाइप की एक भिन्न टाइप की मिलेगी है, तो इन्हें जैसे मैंने सॉल्व किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, 100। अब ये क्वेश्चन आया था, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? चलिए मैं आपको इन्हें सॉल्व करके दिखा देता हूँ साथ में, बाद में क्या बताऊंगा। ठीक है, एक मिनट, बाद में दिखाता हूँ क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, उसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 20%। ये मैंने सब सॉल्व किए हैं, अभी दिखाऊंगा तो बहुत लंबा होगा वीडियो, और फिलहाल जो लोग ओनली आंसर देखना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम क्या होगा इसमें? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 50। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है, रूट 29.8116 प्लस रूट 77.44, इसका इक्वल टू अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, 14.26। 27 क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति निम्न में से किससे बनी होती है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और सेलुलोज। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर डी है, सेलुलोज। 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272, 28, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, 30। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। 29 है यहाँ पे हिंदी से कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से सभी शब्द कौन से हैं जो परस्पर पर्यायवाची हैं आपस में? रीता, रिक्त, तिक्त, मनोरथ, स्पृहा, निलय, दानव, निशाचर, अम्बक, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, पार्वती, रुद्राणी, भवानी तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनमें से सही विलोम युग कौन है, कि विलोम शब्द कौन से हैं, वो जोड़ा कौन सा सही है? जोड़ और मेल, ये तो बात एक ही हो जाती है। कर्कश, खुरखुरा एक ही बात है। निषिद्ध और तुच्छ नहीं है। नूतन, पुरातन, नूतन मीन्स नया, पुरातन मीन्स पुराना, तो ये सही है विलोम शब्द का जो युग्म है। ये एक मुहावरा दिया है, ख्याली पुलाव पकाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उपद्रव मचाना, गुणात्मक वृद्धि होना, असंभव बातों की कल्पना करना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना। तो ऑब्वियसली यही है, ख्याली पुलाव बोलते हैं ना कि बहुत बहुत ऊंचा ऊंचा सोचते रहते हैं, तो यानी कि असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 100 क्वेश्चन हैं भले ही, लेकिन टाइम आपके पास 120 मिनट मिल रहा है, और क्वेश्चंस का आप लेवल देखिए बहुत ईजी है। बेसिक अगर आपने ये सभी जो सब्जेक्ट अगर कवर कर लेंगे आप मेरे साथ, तो आप आराम से 2023 का पीटी निकाल लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, महर्षि शब्द का संधि विच्छेद। ये सबसे बेसिक संधि है, महा प्लस ऋषि, यानी कि 32 का ए। जब भी हम शुरू करते हैं संधियों को सीखना तो सबसे पहले यही आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? यानी कि शब्द युग्म में अवलंब और अविलंब, तो इनका जो अर्थ है यहाँ पे वो सही नहीं है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अनिल मीन्स हवा होता है, अनल मीन्स आग होती है। अपेक्षा मीन्स आशा करना होता है, उपेक्षा मीन्स निरादर।
अंश मीन्स होता है हिस्सा और अंश मीन्स होता है कंधा, लेकिन यहाँ पर अवलंब मीन्स अधर और अविलंब मीन्स विलोकित, ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा इंग्लिश का, आगे जाके आपको हिंदी का भी मिलेगा। तो जब आप इसे पढ़ेंगे पूरा और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके नीचे जो आंसर दिए हैं वो आपको बताने हैं, और बहुत ही ईजी आंसर क्वेश्चंस थे, आप आराम से इसमें से देख सकते थे। ठीक है, ये भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा बाद में। 34 है, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप। तो अगर पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि नो। क्वेश्चन नंबर 35 है, वाई वर द स्क्विड्स कलेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, फॉर बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। मीन्स ये जो सेंटेंस है इसको एक शब्द में आप बताइए। जो लोग ऐसे एक आदत रखते हैं ना, राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरी, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, साइकोलॉजी, फिलोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी या बायोग्राफी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, लेक्सिकोग्राफी। 37 है, यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा बाद में। तो महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, तो वो महिला कैसे संबंधित है उससे, उसकी पत्नी है। ठीक है, जैसे महिला ने बोला किसी से, वह मेरी पत्नी, ठीक है ना, वह मेरी, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने बोला, नीलेश ने एक महिला की तरफ देख के बोला, वह मेरी पत्नी के दादा की, यानी कि वो जो लेडीज है वो नीलेश की पत्नी के दादा, यानी कि उसके दादा हो गए। दादा की इकलौती संतान कौन हो गया, उसके पिताजी हो गए। उनकी इकलौती बेटी कौन हो गई, फिर तो वही लड़की हो गई ना, तो वो उसकी वाइफ है, यानी कि उसने पहले ही बोल दिया मेरी पत्नी, तो वो उसकी पत्नी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर आपको नंबर सीरीज है ये, इसमें से ऑड हटाना है। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो यहाँ पर कैसे आप हटाएंगे, 8 क्या होता है, 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 होता है 3 का क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, तो यहाँ 5 का क्यूब 125 आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑड क्या है, 100। ठीक है, ये आपको हटाना, यानी कि ये गलत दे दिया है, 125 आगे है, 6 का क्यूब आगे है, 7 का क्यूब आगे है, तो ये एक्स्ट्रा दे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ये कैलेंडर से क्वेश्चन आया है, एक ही क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची बताना है पार्शियल शब्द का। पार्शियल मीन्स होता है आंशिक रूप से, अनब्रोकन, इंटैक्ट, परफेक्ट या इनकम्प्लीट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, इनकम्प्लीट, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, 41 क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मीन्स होता है विलोम शब्द, डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट मीन्स होता है जो कि निराश टाइप का, यानी कि डिसअपॉइंट हो जाना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेटिस्फाई, इसका सही विलोम शब्द है। 42 क्वेश्चन है, ये होते हैं सिलोजिज्म बोलते हैं जिन्हें। तो जैसे इसको मैं सॉल्व करके भी आपको बता दूंगा बाद में कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल है और कुछ जनरल कैलेंडर। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, कुछ कुछ शॉर्ट में आप समझिए। सभी किताबें पेपर है, किताबों को मैंने बी फॉर बुक्स दिखाया है, ये राउंड हो गया किताबों का, और ये सभी किताबें किसके अंडर आ गई, पेपर, पी बड़ा सा गोला हो गया ना। कुछ पेपर जनरल है, तो ये जनरल फॉर जी का गोला ये है, तो ये कुछ है, यानी कि थोड़ा सा इसे क्रॉस कर रहा है, ओवरलैप हो रहा है ना। कुछ जनरल कैलेंडर है, तो जनरल को थोड़ा सा ओवरलैप किया कैलेंडर फॉर सी ने। अब आपको बताना है, ये 4 निष्कर्ष है इसमें से। कुछ जर्नल किताबें हैं, क्या ये सही होगा। जैसे देखिए, कुछ जनरल किताबें हैं, यहाँ आपको दिख रहा है ना, किताबें इस एरिया में, जनरल इधर है, तो ये गलत हो गया। कुछ कैलेंडर पेपर है, कैलेंडर इधर है, पेपर इधर है, कोई संबंध नहीं है, ये भी गलत है। कुछ किताबें जनरल हैं, तो किताबें जनरल दूर है, ये भी गलत है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, तो किताबें ये है, कैलेंडर ये है, ये भी गलत हो गया। यानी कि चारों में से कोई भी सही नहीं है निष्कर्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इन्हें ऐसे सॉल्व करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके, जब मैं आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा इनकी। अब यहाँ पर एक और इजी क्वेश्चन है रीजनिंग का, जैसे आप देखें मैंने सॉल्व भी किया है। नॉर्मल को RPNBLM, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, नॉर्मल NORMAL और
और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है RPLBM। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जैसे इसका रिलेशन इससे है, ऐसे ही गैदर का रिलेशन हो जाएगा TBGRFH से। क्वेश्चन 44 है, निम्न में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो जैसा हमें पता है ताइवान और चीन का क्लैश चल रहा है आपस में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चाइना यानी कि चीन। क्वेश्चन नंबर 45 है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था? तो कोलकाता में बन रहा है ये, जो कि हुगली नदी के नीचे से जा रहा है, जो मेट्रो का एक रेलवे लाइन, तो इसीलिए इसका नाम आया था। यानी कि करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी करंट अफेयर भी आपको देखनी पड़ेगी। 45 का ऑप्शन नंबर डी सही है, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? चीन, इजराइल, कनाडा और USA। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण, भ्रूण मीन्स होता है जब पेट में जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में, उसे भ्रूण बोलते हैं। क्वेश्चन 47, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, गुजरात। 48 क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में कौन सी एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? स्पेस लाइट, मूनलाइट, स्काईलाइट है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, स्काईलाइट। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? आकाशा एयर उस टाइम न्यूज में थी, ये जो हमारे डेथ हो गई जिनकी, राकेश झुंझुनवाला, शेयर मार्केट के एक माने हुए चर्चित चेहरे, उनकी थी ये आकाशा एयर। तो मुंबई से अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, पहली उड़ान की थी उसने। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? अभी तो बहुत सारे राज्य बन गए हैं, लेकिन उस टाइम पे सबसे पहला राज्य था गोवा। 51 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 52, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? मालदीव, म्यांमार, UAE, चीन। मालदीव हमारे साउथ में है, म्यांमार हमारे ईस्ट में है, चाइना भी नॉर्थ और ईस्ट में है, UAE हमसे काफ़ी दूर है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? IIT मद्रास। नंदन नीलेकड़ी नाम के आधार पर नीलेकड़ी केंद्र रखा गया है। इन्होंने काफ़ी सारा डोनेट किया था यहाँ IIT मद्रास में, उनके नाम पर ये सेंटर शुरू किया है AI फॉर भारत। तो 53 का ऑप्शन नंबर ए है, IIT मद्रास। 54 नंबर है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अमित शाह। अमित शाह की अध्यक्षता में हुआ था ये नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन। 55 नंबर है अभी कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा के लिए क्वालिफाइड यानी कि MP बनने के लिए आपको खड़ा होना है इलेक्शन में, तो सबसे न्यूनतम आयु क्या है? 25 साल। क्वेश्चन नंबर 56, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो मेन जो दिवस है ना, वो भी आप याद कर लीजिए, आते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका, 22 मई। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है आसाम में, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि हर किसी को पता होते हैं जो थोड़ा सा भी पढ़ाई करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, हंगेरियन फॉरेंट। हंगेरियन पाउंड और फॉरेंट में मुझे डाउट था, लेकिन बाद में मैंने हंगेरियन फॉरेंट क्लिक किया था, वो सही आंसर है 58 का ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? वो है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु से ये अलग हुआ था, तब मद्रास हुआ करता था पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? माइंड का नाम आ गया मीन्स स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। UNFCCC का अर्थ निम्न में से क्या होता है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, नौटंकी निम्न में से कौन से राज्य का लोक नृत्य है? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश का है ये नौटंकी। और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? ये हैग में है, स्विट्जरलैंड में। 63 का ऑप्शन नंबर डी।
अभी जैसे पहले एक पैराग्राफ आया था इंग्लिश का, ऐसे ही पैराग्राफ एक हिंदी का आया था। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे हिंदी में, तो अगर जो लोग काफ़ी निपुण हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जैसे कि मुझे सभी क्वेश्चन मेरे सही थे। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? इतिहास बताकर, दर्पण के माध्यम से, पूरी जानकारी देकर, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। तो अगर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो वो है साहित्य और समाज। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही था इसका। साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? समाज में फैली अनैतिकता, या ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही था। राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। आप अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे जब, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, डेली कोशिश कीजिए, एक हिंदी फिर अगले दिन एक इंग्लिश का पैराग्राफ बस सॉल्व करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबना और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। दर्पण क्या होता है? ओनली बुराइयां दिखा सकता है, बट साहित्य क्या करता है? उनमें सुधार भी लाता है, इसलिए मात्र वह दर्पण नहीं है। अभी यहाँ पर एक और है, ठीक है ना, एक और पैराग्राफ आया है हिंदी का, तो इसमें से भी आपको यानी कि पहले से रीड करना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर इसका ए सही है, ये सभी। दोस्तों आपको ये जो पीडीएफ अगर चाहिए होगी तो मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद सॉल्व करेंगे अगर आराम से, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द होगा? विलोम शब्द मीन्स एकदम अपोजिट, तो चिरस्थायी यानी कि जो स्थायी है, क्षणभंगुर। 70 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो अगर आप इसे पढ़ें उसमें दिया हुआ है, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन नंबर सी। 72, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया? अस्सी मीन्स तलवार की धार पर। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अभी यहाँ से शुरू होते हैं मैथ के क्वेश्चन, जो कि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे थ्योरी वाले, तो इन्हें हम बोलते हैं DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आपको इस तरीके की टेबल दी जाएगी, या हो सकता है आगे भी आपको दिए जाएंगे ग्राफ टाइप के। तो उनमें क्या होता है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये क्या होते हैं, पहले इस पूरे डेटा को आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर क्या है, 5 वर्ष दिए गए हैं। 5 वर्ष में ऊपर जैसे दिया गया ना, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपए में है ये, ठीक है। अब व्यय के मद यानी कि सामने दिए गए हैं, कैसे कि वेतन इतना इतना है, 300 340 इतना, और ईंधन और परिवहन 100, बोनस इतना, ऋणों पर ब्याज इतना और कर इतने। ये सब क्या है, ये सब लाख में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, जैसे इसी पे आधारित 4-5 क्वेश्चन रहते हैं। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, यानी कि 2011 को आप देख लो, सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 2011 में कुल व्यय और 2015 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत था? तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं ना परसेंटेज वाले, डिवाइड बाई टोटल करके 100 into 100 कर दीजिए। तो वैसे करके जब मैंने ये निकाली, जैसे कि मल्टीप्लाई किया हुआ मैंने पूरा का पूरा ये, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही था इसका, 68.33%। अब जैसे अगर मैं मोटा मोटा बताता हूँ, जब आपको मैं पेपर सॉल्व करके बताऊंगा तब समझ जाएंगे आप पेपर पे। यानी कि सभी मदों पर बोला, सभी मद मीन्स कंपनी ने इन सब पर खर्चा किया है, तो इन सबको पहले जोड़ लीजिए। 300, 100, 400 के बाद ये सब जोड़ लेंगे, टोटल हो गया। फिर 2015 में कुल व्यय, तो इन सबको जोड़ लीजिए 15 वालों को। उसके बाद 11 में जो आया था टोटल, डिवाइड बाई 15 का टोटल, ठीक है ना। कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना, ठीक है ना, कितना 68.33।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 75 है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो प्रति वर्ष ब्याज की कितनी औसत राशि चुकानी पड़ी, तो इसे आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ब्याज की औसत राशि है ना, तो ब्याज कहाँ पे ये रहा, इसको पूरे को टोटल कर दीजिए, लाख में याद रखिए, लाख में है सब कुछ, और डिवाइड बाई 1 2 3 4 डिवाइड बाई 5 जितने होते हैं डिवाइड बाई 5 कर देंगे आप, ऑप्शन आ जाएगा 26.66 लाख। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 76 दिया है, इसमें दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जितना बोनस लिस्ट दी हुई है बोनस को ऐड कर लीजिए, भुगतान माने कि वेतन को ऐड कर लीजिए, तो बोनस डिवाइड बाई वेतन कर लेंगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो 76 का आंसर इसमें सही रहेगा सी 0.6%। ऐसे ही 77 का है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो 2013 का देखिए टोटल ऐड कर दीजिए। ठीक है, टोटल आ जाएगा 738.44 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े बड़े दिख रहे हैं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात, यानी कि पहले सभी वर्षों का कर, यानी कि ये ब्याज है, ये कर है, इसको जोड़ लीजिए, टोटल हो जाएगा। उसके बाद ईंधन और परिवहन ये रहा, इसको टोटल कर लीजिए, दोनों को इसके डिवाइड बाई ये कर देंगे, यानी कि अनुपात में आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 109:151। अब ये अगला DI है, DI मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कैसे, ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, क्विड, इनका कार का माइलेज, प्रतिदिन उपयोगी डीजल की औसत मात्रा और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। ठीक है ना, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या औसत दिया हुआ है, देखते हैं आगे से मालूम चल जाएगा अभी। तो यहाँ क्वेश्चन पहला है 79, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति में 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दिए गए समय का 10 दिनों के दौरान का 990 किलोमीटर की यात्रा करने का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, पहले जो औसत के हिसाब से उसमें ऐड करेंगे, इनको मैं सॉल्व करके आपको एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है, आसानी से। फिलहाल आप इसका आंसर देखिए 79 का ऑप्शन नंबर सी है 56:99। क्वेश्चन नंबर 80 है, अभी कहाँ गया। 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो 10 दिनों के दौरान का आप निकालेंगे औसत गति का, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा 25/36। अब यहाँ पर ऑल्टो और क्विड यानी कि 81 क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा सी 0 घंटा। इसी तरीके से आगे और भी क्वेश्चन है, जैसे 82, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको मैं सॉल्व करके एक साथ ही दिखाऊंगा, अभी आपको बताने से ऐसे कोई फायदा नहीं है, आप बस इसके आंसर देख लीजिए क्योंकि आप सॉल्व करके खुद लगा सकते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 का ऑप्शन नंबर बी सही है 18:25। अगला एक और DI था, टोटल 4 DI आए थे। ये है यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही अच्छा DI है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या साइड में, कर्मचारियों की संख्या, ये देखिए 200, 400, 600, 800। तो सबसे पहले गैप देखिए 200-200 का गैप है। ठीक है, और सन 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 ऐसे बोला है इन्होंने। ठीक है, 2001, 2, 3, 4, 5 और 2006 ये हो गया। यानी कि सन 2000 में अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक संख्या थी कर्मचारियों की 5000, फिर यहाँ से शुरुआत होती है और ये इसमें ऐड होते गए हैं वर्ष के हिसाब से, जो भी दिखा रहा है इसमें। अभी यहाँ पर 2 इंडिकेशन दिए गए हैं, ये आपको देखना है। जैसे एक तो ये है, ये जो डैश दिया गया कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, ठीक है ना, और एक है छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो यहाँ पे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा काफ़ी ध्यान से, ऐसे यहाँ पे शो नहीं कर रहा था तो ये मैंने ऐसे एरो लगा दिया था, ये कम होने वाले का है। ठीक है, 500, 550, फिर यहाँ पे जाकर के 600, फिर ये 700 ऐसे करके। ठीक है, तो यहीं से आपको पहले डेटा लिखना है, पहले अच्छे से डेटा को लिख लेंगे आप, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो 2003 ये रहा। तो यहाँ पे पहले आप देखिए टोटल 5000 थे, तो सभी आप करते हुए आए हो ना, इतनों ने ऐड किया, इतनों ने छोड़ा, इतनों ने ऐड किया, तो वो संख्या आ जाएगी, बता दूंगा मैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है 84 का डी 5000। 85 क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी 96.15%। क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 9:13।
क्वेश्चन नंबर 87 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका 2002, 87 का। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, 2002 से 2003 तक वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका 1%। अगला डी है ये वाला, ये टेबुलेशन वाला है। तो यहाँ पर भी देखिए सब कुछ दिया हुआ है, 11 में 40, 55, इनको आपको एक पेपर पे पहले लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिया क्या गया है, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन। तो ये 2011 में 40 लाख खिलौने, 12 में 55 लाख, ये सब लिख लीजिए आगे से बस। उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें पूछा क्या है, 11 की तुलना में 18 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई थी। तो 11 और 18 के दोनों का डेटा आप बाहर लीजिए, माइनस कर दीजिए, बस वही वृद्धि हुई है परसेंटेज से बना दीजिए। तो तुलना किसकी हो रही है, 11 की तुलना में 18 में। तो 11 से तुलना है तो 11 वाले को नीचे ले आएंगे, ऊपर उसको रखेंगे जो डिफरेंस आया है, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 111.11%, 89 का ऑप्शन नंबर 137.5%, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो वो जब आप निकालेंगे डेटा तो परसेंटेज निकालेंगे, तब आएगा ऑप्शन नंबर ए 2017। 91 का ऑप्शन नंबर ए है 4, और 92 इसका ऑप्शन नंबर सी सही है 20%। 93 ऑप्शन नंबर सी सही है 12 और 17। अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं हमारे हिस्ट्री और यानी कि जनरल नॉलेज जीए से। तो देवनाम प्रियदर्शी कौन से सम्राट को बोला जाता था, सम्राट अशोक को। प्रियदर्शी भी आपने सुना होगा, तो प्रियदर्शी बोलते थे उसे, यानी कि ये कौन सी जो भाषा बोलते हैं, हमारी जो स्टार्टिंग की भाषा थी, मैं भूल रहा हूँ, तो उस भाषा में से बोलते हैं प्रियदर्शी, यानी कि सम्राट अशोक। दस्ती बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे वाला सा नहीं है, ये सा है। क्वेश्चन नंबर 95 है, संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। तो ये तो पता नहीं, बट मैंने अंदाजा लगाया था कि संगमरमर से उस टाइम में ताजमहल बना था, बहुत पॉपुलर था, तो शाहजहां ने बनवाया था। तो शाहजहां के टाइम पे ये सब बहुत पॉपुलर हुआ होगा, और आंसर सही निकला 95 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ताम्रपाषाण युग। और 97 है, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली हुई थी राजगीर में, ऑप्शन नंबर सी सही है। 98 है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया। 4 ऑप्शन थे इसमें, ऑप्शन नंबर डी सही है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 99, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो परमिशन किससे ली थी, सम्राट जहांगीर से, तो तब मुगल शासन था। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आपने सुना होगा, आज़ादी के बाद हुआ था, विनोबा भावे ने किया था। इस समय पे खास करके जैसे कि जो डकैत एरिया थे या जहाँ जहाँ भी लोग लूटते थे, बहुत से लोगों को ने सरेंडर भी किया था विनोबा भावे की समस्या आके। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी है, विनोबा भावे। तो ये तो था पूरा क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको आंसर के साथ बताया है। अभी इसमें जैसे कि मैथ है या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व करने लायक हैं, उन्हें मैं अगले किसी वीडियो में सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि वीडियो ज़्यादा यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे, बस आप बेसिक सभी सब्जेक्ट को हल्का हल्का करेंगे ना अगर, तो आप आराम से इसे कर लेंगे। और सच्चाई बताऊं तो मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की थी, मैं बस अपनी पढ़ाई करते रहता था, ऐसे ही वीडियो बनाता रहता था और उसी से देख के आ गया था। मेरे इसमें टोटल 97% यानी कि नंबर आए थे। अपनी मैं आंसर की है, यानी कि अपनी जो मार्कशीट है यानी कि सर्टिफिकेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा किसी वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि मेरे 97% यानी कि 74 नंबर थे, बट जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 72 रह गए थे, वो नंबर मुझे मिल गए थे। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि टोटल 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसका 97% मेरे से नीचे है। तो आप लोग भी आसानी से ला सकते हैं। पीटी आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो जब भी 1 साल के अंदर आपकी जो जॉब निकलेगी सी ग्रेड की, बहुत सारी अच्छी जॉब निकलती हैं, आप जानते हैं यूपी पेट के बाद, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसका PDF आप जो मैंने नीचे लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप इसे पूरा सॉल्व कीजिए अपने आप, ठीक है। बाकी तैयारी आप मेरे साथ शुरू कर सकते हैं, जल्द ही मैं आपकी तैयारी शुरू करवा दूंगा धीरे धीरे कुछ वीडियो के माध्यम से। मैथ भी करवाऊंगा क्योंकि मैं पिछली बार देख रहा था खास करके गर्ल्स लोग बहुत सारे थे जो पूरा पेपर अच्छा करके आए थे, बट मैथ नहीं किया। और मैथ इसमें आपने देखा है ना, 4 डेटा इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। बहुत लेंदी थे डेटा इंटरप्रिटेशन, और साथ में कोई भी रफ वर्क करने के लिए पेपर नहीं दिया गया था, तो सब पेपर के आसपास ही करना पड़ा। पीछे एक पेज था, बाकी साइड में कर रहे थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।